ओके, वेलकम बैक एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, फटाफट इसको खत्म करते हैं थोड़ी सी देर के अंदर। ठीक है, ओके। तो क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं हमें? सबसे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में बुक के अंदर ही देख लेते हैं। सबसे पहले बोला हमें क्या क्या पढ़ना है, अरिथमेटिक मीन, मीडियन मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ये 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक के साथ साथ हमें इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, प्लस इनसे रिलेटेड वेटेड एवरेज निकालने हैं अपने को। ठीक है, तो बस ये चीजें फटाफट करना चालू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक मीन से। उससे पहले हमें पता होना चाहिए डेटा को हम कितने टाइप से प्रेजेंट करते हैं। 2 टाइप से। कौन कौन से? आइदर अनग्रुप्ड या फिर ग्रुप्ड। ठीक है, क्या क्या है? या तो ग्रुप्ड होगा या फिर अनग्रुप्ड होगा। बोलता है अनग्रुप्ड वाले डेटा को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डेटा। जो ग्रुप्ड वाले डेटा है वो फटाफट 2 कैटेगरी में कैटेगराइज हो जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका डिस्क्रीट, दूसरा क्या होता है? कंटिन्यूअस। तो हम अरिथमेटिक मीन चालू कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक नहीं ले रहे, हम डायरेक्टली चीजें ले रहे हैं। बस मैंने ओवरव्यू दे दिया क्वेश्चन का, कैसे कैसे सीरीज मिलेंगी अपने को। तो मैंने इस तरीके से कर दिया कि डेटा जो है 2 टाइप से प्रेजेंट हो रहा होता है हमारे पास। या तो वो अनग्रुप्ड होगा, जैसा डेटा मिला उसको हमने वैसा का वैसे रख के यूज कर लिया, या फिर वो ग्रुप्ड होगा। ठीक है, अब जो ग्रुप्ड वाले डेटा होते हैं वो 2 टाइप से प्रेजेंट हो रहे होते हैं। कैसे कैसे? एक होता है डिस्क्रीट और दूसरा क्या होता है? कंटिन्यूअस। ठीक है, डिस्क्रीट डेटा होगा या फिर कंटिन्यूअस डेटा होगा। आपसे बोलता है अनग्रुप्ड डेटा को हमने क्या नाम दे दिया? इंडिविजुअल नाम दे दिया। तो ना आपको पहचानने आना चाहिए कि सीरीज कैसी है क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए। तो हम क्या करेंगे, एक एक एग्जांपल दे देते हैं। इसमें क्या होता है, एक्स गिवन होते हैं आपको 2 3 5 7 9 इस काइंड ऑफ डेटा दे देगा आपको। डिस्क्रीट वाले में क्या क्या होता है आपके पास? एक यहाँ पर x होता है और दूसरा f होता है। 2 जो है 3 टाइम्स आया हुआ है, 4 3 टाइम्स आया है, 7 जो है कुछ आया हुआ है, इस टाइप से लिख दिया हमने। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, इसके अंदर आपको क्लास इंटरवल गिवन होते हैं, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 काइंड ऑफ, और नीचे इनकी वैल्यूज दी रहती है, फ्रीक्वेंसी दी रहती है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, हम ना अपने फॉर्मूले को भी ऐसे डिवाइड करेंगे। अगर हम अरिथमेटिक मीन पढ़ रहे हैं तो अरिथमेटिक मीन को कैसे स्टार्ट करेंगे? इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, तो आपको फॉर्मूला क्या करना है, पहले बेसिक सी चीज सीख लो। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के फॉर्मूले हमेशा सेम होते हैं। ठीक है, बस वो नोटेशन के ऊपर आप कैसे दे रहे हो। मेरे हिसाब से तो दोनों सेम ही होते हैं, आपको वही यूज करना है। ठीक है, तो इंडिविजुअल में पहले अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमने पता करा ना डिस्क्रीट और इंडिविजुअल में किस चीज का फर्क होता है, खाली एक फ्रीक्वेंसी तो फालतू हो जाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, इस तरीके से। ठीक है, और जो कंटिन्यूअस सीरीज है ये फॉर्मूला यहाँ पर सेम ही रहता है। बस यहाँ पर एक्स का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। मतलब आपको क्लास इंटरवल गिवन होंगे तो आप उसको क्या करोगे, दोनों अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर लोगे। ठीक है, बस ये बेसिक सा फॉर्मूला है। इसके अलावा ना हमने 2-3 फॉर्मूले देखे थे इसके अंदर। ये तो डायरेक्ट मेथड था, एक शॉर्टकट मेथड पढ़ा था हमने, ए मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। और यही सेम फॉर्मूला क्या था इधर, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। इधर का आपको पता ही है, ये सेम रहता है। और लास्ट एक था हमारे पास, इसको हमने बोला था स्टेप डेविएशन मेथड। वहां पे मीन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज तो लिख दो, ए स्टैंड फॉर अज्यूम मीन। ए क्या बताता है आपको? ए स्टैंड फॉर अज्यूम मीन। डी स्टैंड फॉर डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन। डी स्टैंड फॉर डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं हम? इसको लिखते हैं डी इज इक्वल टू एक्स माइनस अज्यूम मीन। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल सा है। जो नेक्स्ट वाला होता है ना, वो ऊपर वाले फॉर्मूले शॉर्टकट का एक्सटेंडेड वर्जन है, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन इनटू में आई। बोलता है यहाँ पर डी कैसे निकालता है? अगर आपने डी निकालते समय एक्स माइनस ए अपॉन में आई करके निकाला है, मतलब आपने कॉमन जो आपके बीच का गैप था या कॉमन एक नंबर था, जो हाइट थी कॉमन हाइट, उससे अगर आपने डिवाइड कर दिया डी निकालते समय, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूले में भी आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आई का मतलब क्या होता है? आई स्टैंड फॉर क्लास हाइट, कि कितने कितने का डिफरेंस है डेटा के बीच में। ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया? क्लास हाइट। बहुत से लोग इसको एच से डिनोट करते हैं, बहुत से लोग सी से डिनोट करते हैं, तो मैंने यहाँ पर आई से नोटेशन दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में एच। और यहाँ पर ये क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले ऐसे के ऐसे ही उतर जाते हैं हमारे पास।
इसके बाद अरिथमेटिक मीन के अंदर ना हमने दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था। पता है क्या पढ़ा था हमने दूसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर? इसके अंदर हमने देखा था करेक्ट इनकरेक्ट अरिथमेटिक मीन। क्या था हमारे पास? करेक्ट इनकरेक्ट अरिथमेटिक मीन। कैसे करते हैं इसके अंदर याद है? जैसे हमने किसी डेटा का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करा, बाद में हमें पता चलता है कि इसमें कोई ऑब्जर्वेशन गलत हो गया, फिर हम या तो उन ऑब्जर्वेशन को रिप्लेस करते हैं सही से या फिर उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसी वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ कंटिन्यू करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला लिखवाया था। अगर हमने बोला था अगर केस 1 अगर रिप्लेसमेंट वाला आ जाता है, रिप्लेसमेंट का मतलब आप इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन को रिमूव कर रहे हो किससे? करेक्ट ऑब्जर्वेशन उसमें लाकर। तो इसमें क्या कहता है फॉर्मूला? मीन इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई ओल्ड मीन, जो भी आपको गिवन था, माइनस इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन प्लस के अंदर करेक्ट ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई n। ये फॉर्मूला था। ठीक है, दूसरा क्या था? रिमूवल का केस लिखवाया था मैंने। रिमूवल में क्या होता है? आपको पता चला कोई ऑब्जर्वेशन गलत है, आपने उसको डेटा से ही हटा दिया। ठीक है, जैसे सपोज करो मेरे पास 50 बंदों का वेट दिया था या हाइट दे रखे थे। लेटर ऑन मुझे समझ में आता है कि 5 लोग जो है उसमें से रोड एक्सीडेंट में खत्म हो गए, तो अब बोलता है रिमेनिंग 45 की एवरेज हाइट बताओ। तो हम क्या करेंगे? जो लोग खत्म हो गए उनकी हाइट के टोटल में से माइनस कर देंगे। तो मतलब फॉर्मूला क्या बना रिमूवल के केस में? मीन इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई ओल्ड मीन, जो डेटा में गिवन होगा, माइनस रिमूव्ड ऑब्जर्वेशन जिसको आपने हटा दिया, और डिवाइड बाई n माइनस n1। n1 का मतलब क्या होता है यहाँ पर? नंबर ऑफ रिमूव्ड ऑब्जर्वेशन। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल छोटा सा है ना? क्वेश्चंस वगैरह इसके क्लास में कराए हुए हैं, तो क्वेश्चंस पे अभी हम फोकस नहीं कर रहे, वो क्लास में डिटेल में कराए हुए हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? कंसेप्चुअली फोकस कर रहे हैं सारी चीजों पर। इसके बाद क्या होता है? एक टर्म आता है, हमने पढ़ा था कंबाइंड मीन। ये वैसे तो प्रॉपर्टी का पार्ट है, बट ठीक है अभी के अभी देख लो कंबाइंड मीन। अब कंबाइंड मीन मतलब कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। आपको क्या दे देगा? आपको डेटा दे देगा n1 दे देगा, आपको दूसरा डेटा n2 दे देगा, बता देगा उनका मीन दे रखा है मीन 1, ऐसे डेटा ऑफ मीन ऑफ डेटा 2 दे रखा है, आपको सब कुछ दे देगा। आपसे क्या बोलता है? वो बोलता है कंबाइंड मीन निकालो। इसका दूसरा नाम क्या होता है? ग्रुप्ड मीन, या फिर कभी कभी तो क्वेश्चन में एक अलग सा वर्ड लिख देता है वो पूल्ड मीन। तो कुछ भी मांग सकता है, तीनों का मतलब सेम ही है। तो बोला कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है? कंबाइंड मीन इज इक्वल्स टू n1 मीन 1 प्लस n2 मीन ऑफ डेटा 2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। क्लियर है? बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला है। डन। अच्छा, इसके अंदर कोई बोलता है अगर 3 डेटा आ गए तो मतलब n1 n2 n3 आ गए, और मीन 1 मीन 2 मीन 3 आ गए, तो हम क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते, फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? n1 मीन 1 प्लस n2 मीन ऑफ डेटा 2 प्लस n3 मीन ऑफ डेटा 3 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। ये क्या होगा? कंबाइंड मीन का फॉर्मूला था हमारे पास। इसके बाद कंबाइंड मीन के बाद क्या था हमारे पास फॉर्मूला? एक था वेटेड अरिथमेटिक मीन। क्या है हमारे पास? वेटेड अरिथमेटिक मीन। वेटेड अरिथमेटिक मीन में क्या होता है? इस बार ना आपको जैसे डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है कि आपको फ्रीक्वेंसी दी रहती है और एक्स दिया रहता है, यहाँ पर क्या बोलता है आपके पास? आपको आइटम दे देगा और नीचे उनका वेट दे देगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अरिथमेटिक मीन में हम निकाल लें, नॉर्मल में तो डेटा सेम सेम है। लेट्स से अगर कोई चीज किलो में है तो किलो 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 में है, बट वेट में ऐसा हो सकता है कि आपने क्या कर रखा है, कोई चीज लीटर में खरीद रखी है, किसी की यूनिट मीटर है, कोई हमारे पास किलो में चल रहा है, इस टाइप से चीजें। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? वेटेड अरिथमेटिक मीन। तो इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? वेटेड अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। जैसे डिस्क्रीट का फॉर्मूला है ना सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, सेम वैसा ही यहाँ पर होता है। क्लियर है? इसके बाद क्या था? इसके बाद आते हैं अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। ठीक है, काम की चीजें लिखते हैं यहाँ पर फटाफट। पहले क्या है प्रॉपर्टी? बोल रहे अगर सारा का सारा डेटा आपका आइडेंटिकल है, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर आइडेंटिकल, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर आइडेंटिकल। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। लेट से मैंने कोई लिख दिया कि सारे के सारे जो है ना डेटा वो ऐसे हैं के हैं, मतलब सारे के सारे आइटम सेम है। लेट से 5 5 5 5 5 है, और आपसे बोलता हूँ मैं उसका अरिथमेटिक मीन निकालो, तो उसका अरिथमेटिक मीन क्या आएगा? वो सेम नंबर ही आ जाएगा। तो मीन क्या आएगा उसका? वही सेम नंबर के आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या बोलता है? बोलता है अरिथमेटिक मीन चेंजेस एज पर चेंज इन ओरिजिन ओरिजिन का मतलब पता है ना, प्लस और माइनस। ठीक है,
देखो रिविजनरी वीडियो इसके अंदर मैं डिटेल में तो नहीं जा सकता, बट मैं ऐसा समझा देता हूँ। अगर आपने किसी डेटा का अरिथमेटिक मीन निकाला, उसके अंदर आपने क्या करा, सारे के सारे ऑब्जर्वेशन में कोई नंबर ऐड कर दिया। लेट्स से मेरे पास 6 नंबर्स थे, मैंने उनके अंदर 555 ऐड कर दिया। तो जब मैं ऐड करने के बाद नया मीन निकालूंगा, वो पुराना मीन प्लस 5 के इक्वलेंट होगा। इसे कहते हैं हम चेंज इन ओरिजिन। या तो डेटा का प्लस करो या फिर माइनस कर दो, और वहां पर अरिथमेटिक मीन चेंज होता है। ठीक है, एंड ऑल्सो एज पर चेंज इन स्केल। ठीक है, स्केल स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो क्या बोल रहा है, अरिथमेटिक मीन चेंज होता है एज पर चेंज इन ओरिजिन एंड एज पर चेंज इन स्केल। इसके बाद तीसरा क्या पढ़ा है, तीसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी, सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज इक्वल्स टू 0। क्या प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज इक्वल्स टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, सिग्मा x माइनस एक्स का मीन इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है आपके पास, 0 आ जाता है। कोई दिक्कत, सिंपल इतना सही है ना। एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं, बुक से कुछ छूटा तो नहीं है इसके अंदर। अरिथमेटिक मीन के अपने फॉर्मूले देख लिए, क्वेश्चंस देख लिए। क्वेश्चंस के लिए आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, सिंपल टॉपिक है, आपने 9th 10th में सीखा भी हुआ है। ठीक है, बस ये 3 प्रॉपर्टी, आपका काम खत्म। अच्छा, इसके बाद आता है अरिथमेटिक मीन के बाद ना हम दूसरा कॉन्सेप्ट उठा लेते हैं फटाफट, जो मीन से रिलेटेड ही है। क्या नाम है उसका, हार्मोनिक मीन ले लेते हैं। ठीक है, हार्मोनिक मीन उठा लेते हैं। हार्मोनिक मीन के अंदर क्या होता है, हार्मोनिक मीन। अच्छा, सबसे बड़ी बात ना, इस चैप्टर की सबसे अच्छा फीचर क्या है, इस चैप्टर के अंदर ना कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि हार्मोनिक मीन निकालो, ज्योमेट्रिक मीन निकालो, ये सब बातें होंगी ही नहीं वहां पे। आपको सिंपल पता है क्या बोलेगा, वो आपको डेटा दे देगा और बोलेगा फाइंड द एवरेज। आपको खुद समझना पड़ेगा वहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, हार्मोनिक मीन कहां पर यूज होता है, इन केस ऑफ स्पीड एंड डिस्टेंस। मोस्टली आपकी बुक में जो क्वेश्चंस होंगे वहां पर हम इसका यूज कहां पर करते हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस के सिनेरियो में, वहां पर हम हार्मोनिक मीन का यूज करते हैं। ठीक है, अब वापस हार्मोनिक मीन के अंदर भी क्या होगा, 2 टाइप की सीरीज होंगी, या तो इंडिविजुअल होगी मतलब अनग्रुप्ड वाली होगी, या फिर ग्रुप्ड वाली होंगी, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। ये 3 टाइप की सीरीज थी ना अपने पास। अब बोलता है इंडिविजुअल में फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ तो दोनों सेम ही चलता है, एक लिख के दूसरी तरफ सेम ही लिख देना वहाँ पे। इंडिविजुअल में हम HM कैसे निकालते थे, तो HM निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n डिवाइड बाई 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 डॉट 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 प्लस 1/xn, इस टाइप से। ठीक है, डिस्क्रीट में फॉर्मूला क्या होता है HM निकालने का, सिग्मा f डिवाइड बाई सिग्मा f बाई x, और ये सेम फॉर्मूला यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, हमें पता चल गया हार्मोनिक मीन यूज किस सिनेरियो में होता है, इन केस ऑफ स्पीड एंड डिस्टेंस। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। अच्छा, बात कर रहे हैं इसके अंदर, बाद में इससे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इंपोर्टेंट क्वेश्चन जैसे मैंने लास्ट इंडेक्स नंबर में बोले थे मार्क कराने के लिए, यहाँ पर भी मैं बता दूंगा कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपको मस्ट करने ही करने हैं वो। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं HM के बाद, हम HM की बात कर ली हमने, अब HM की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो वही प्रॉपर्टीज ऑफ HM, आपसे क्या बोलता है, अगर आपको हार्मोनिक मीन की प्रॉपर्टीज निकालनी है तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रॉपर्टी वही, इफ ऑल आइटम्स आर आइडेंटिकल देन हार्मोनिक विल बी इक्वल टू दैट नंबर। मतलब अगर सारे के सारे ऑब्जर्वेशन आर सेम है, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर सेम, लेट्स से k मान लिया मैंने, तो जो आपका न्यू HM निकलेगा, HM भी कितना होगा आपका, k के इक्वल निकलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलता है, HM चेंज एज पर चेंज इन स्केल। ये कैसे कैसे चेंज करता है, एज पर चेंज इन स्केल, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो आप सारे डेटा में तो ये रिएक्ट करता है, प्लस माइनस का ये एक्चुअल में बता ही नहीं पाता कुछ भी। ठीक है, तो अनडिफाइंड है वहां पर। तीसरा बोलता है इफ एनी ऑब्जर्वेशन इज 0, अगर बोले HM निकालते समय कोई ऑब्जर्वेशन 0 है, तो जो उस क्वेश्चन का आप HM फाइंड आउट करोगे तो वहां पर क्या आ जाएगा, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, एरर आ जाएगा आपके कैलकुलेटर के ऊपर, आप ट्राई करके देख लेना। ठीक है, तो HM की ये सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज है। पेपर में ये मत परेशान हो कैसे याद रखोगे प्रॉपर्टीज, वो मेरा काम है, मैं सबको एक जगह समराइज भी करवा दूंगा और एट द एंड ऑफ द टॉपिक। HM में फिलहाल इतना सही है। HM के बाद एक टॉपिक है हमारे पास
जिसको हमने क्या नाम दिया, ज्योमेट्रिक मीन। एसएम के बाद क्या है हमारे पास, ज्योमेट्रिक मीन। तो याद है ना ज्योमेट्रिक मीन किस सिनेरियो में यूज होता है, बोलता है ज्योमेट्रिक मीन यूज इन केस ऑफ व्हाट, यूज इन केस ऑफ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, है ना। इसको परसेंटेज पूरा लिख लेना, मैंने नॉर्मली सिंबल के साथ लिख दिया, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। इस वाले सिनेरियो में क्या यूज करते हैं हम, ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं, ठीक है। तो वापस ज्योमेट्रिक मीन के अलग अलग फॉर्मूले हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा सा टाइम देंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले हैं वापस, जैसे हमारे पास क्या है, एक तो इंडिविजुअल है, या फिर डेटा कैसा होगा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब क्या बोलता है जी आपसे, बोलता है इंडिविजुअल डेटा है अगर, और आपको उसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है, तो आप पता क्या करोगे, आपको सिंपल उसने बोल दिया, आपको ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास जितने भी ऑब्जर्वेशन आप क्या करो, सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी हैं, ठीक है, और उसकी पूरे की पावर क्या निकाल दो, 1/n, जितने नंबर्स थे आपके पास, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख के दिखा देता हूँ। लेट्स से अगर मेरे पास नंबर है, क्या क्या नंबर है, 6 12 18 20, 6 12 18 24, ऐसे मैंने 4 नंबर लिख लिए। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली इन चारों नंबरों को मल्टीप्लाई में लिखना है, 6 × 12 × 18 × 24 की पावर 1/4। आप चारों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, किसी को फैक्टर निकाल के सॉल्व करना है फैक्टर से सॉल्व कर सकता है, अपनी अपनी इच्छा है ना, कोई बुरा नहीं मानेगा इस बात के पीछे, ठीक है। कितना आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई करके 31104 आ जाएगा, देन इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करके कितना आएगा, 13.28 आएगा। फिर आपके मन में आ रहा होगा जी कैसे आ रहा है ये निकाल के बता दो। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका, इसको ना लिखवाया हुआ है, मैं अलग से इसके नीचे लिख दे रहा हूँ। कभी भी ना आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है, किसी भी नंबर की पावर a की पावर 1/n निकालना है अगर, तो आपको सिंपली क्या करना चाहिए, आप नंबर टाइप कर लो जो आपका बेस में लिखा हुआ है, इसके बाद रूट का बटन 12 टाइम्स, -1 डिवाइड n प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है। इसके बाद इनटू इज इक्वल्स टू प्रेस करना है आपने 12 टाइम्स। ये याद रखना, ये लिखवाया हुआ है, क्लास में बहुत प्रैक्टिस करवाई हुई है इन सारी चीजों के लिए, ठीक है। तो होप जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसने पहले करा हुआ है, नहीं करा हुआ है तो आप जैसे जैसे स्टेप्स लिखे हुए हैं आप इसी के थ्रू करते चले जाओगे, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हो आप। दूसरा, एक इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, इसी चीज का, इसको हम ना रिप्लेस कर सकते हैं किससे, और से। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग x अपॉन में n। छोटा सा फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग x अपॉन में n। बेसिक सा फॉर्मूला, आप इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, बट इसमें टाइम कंज्यूमिंग है एग्जाम में, तो आप पहले वाले तरीके से ही निकालोगे। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के फॉर्मूले क्या है, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस में और भी आसान है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस हमें पता है इन दोनों के, पहले बात तो फॉर्मूले क्या होते हैं, हमेशा सेम ही होने वाले हैं आपके लिए। तो यहाँ पे अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, इसका फॉर्मूला हो जाता है एंटी लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर सिग्मा f log x अपॉन में सिग्मा f। क्लियर है, छोटा सा फॉर्मूला है इसके अंदर, आपको इसमें डेटा के अंदर वैल्यू पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई कर देना है। अच्छा, इसके बाद ना वापस ज्योमेट्रिक मीन के यही फॉर्मूले हैं। ज्योमेट्रिक मीन के बाद हमने बता ही दिया ये परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज के सिनेरियो में यूज होती है। अच्छा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और ज्योमेट्रिक मीन में लोगों को पता नहीं होता किस चीज का क्वेश्चन है, क्योंकि परसेंटेज तो वहां पर भी यूज होती है। तो आपने क्या करना है, आपको ना याद रखो, पहली बात तो आपको आंसर सिमिलर ही आएगा, चाहे आप ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला यूज करो या टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला फॉर्मूला। यहाँ पर फॉर्मूला क्या दिया, जैसे वहां एक फॉर्मूला चलता था ना, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + i की पावर n। यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन के अंदर फॉर्मूला पता है कैसे दे रखा है, आपको ऐसे फॉर्मूले दे रखे हैं, v1 मतलब फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू v0 1 + i कैसे निकलता था वहां पे r/100 की पावर टाइम, ऐसे करके लिख दिया। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। आपने जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में करा है वैसे आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर, बिल्कुल छोटा सा है। इसके अलावा एक मैं ना क्वेश्चन देख रहा था जो बुक में तो नहीं है बट एग्जाम में एक बार आया हुआ था, बच्चे ने एमटीपी दिखाया था मेरे को, उसके अंदर था। उसमें क्या होता है, बोल रहा है कोई एक एसेट है, एसेट की कॉस्ट लेट से जो भी है, हमें कॉस्ट को यहाँ पे लेना देना नहीं है। एसेट्स का ना आपको डिप्रिसिएशन दे रखा है कि एक एसेट्स है उसका ना डिप्रिसिएशन ऐसे ऐसे है कि फर्स्ट ईयर में जो है वो 10% डिप्रिशिएट होती है, दूसरे ईयर में 20%, तीसरे ईयर में जो है वो 15%, फोर्थ ईयर में वापस 15% और फिफ्थ ईयर में वो 10% डिप्रिशिएट हो रही है, ठीक है। ये उसका डिप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है 5 सालों का। आपसे बोलता है फाइंड द एवरेज रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, क्या वर्ड यूज कर रहा है वो,
फाइंड द एवरेज रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। तो आप क्या करोगे ऐसे वाले सिनेरियो में, आपको ना हमेशा एक बेस लेके चलना पड़ेगा। बेस जैसे मैंने सपोज करो मैंने 100 ले लिया, तो अब मैं यहाँ पे लिखूँ ईयर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा मैंने, यहाँ पे ना वैल्यू लिखी मैंने, इसको हमने एक्स नाम दे दिया। तो आप क्या करोगे, जैसे पहले साल 10% डिप्रिसिएशन लगा है, तो कोई भी वैल्यू अगर अपने आप में 100% थी, 10% डिप्रिसिएशन लग के उसकी वैल्यू कितनी बच गई, 90। नेक्स्ट ईयर जो है उसमें 20% डिप्रिसिएशन लग गया, तो आपने क्या करना है, 90 में 20% नहीं निकालना। अब जो 90 निकल के आई है ना वैल्यू, वो उस साल के लिए 100% वैल्यू है, तो आपको 100 में से ही माइनस करना है 20 को, दैट इज 80। उससे नेक्स्ट वाले में 15 आ गया, तो 100 में से 15 जाएगा 85, फिर अगेन 85 और 10 गया तो वापस 90। ऐसे निकालना है। फिर वापस इस डेटा का log x निकालो आप, और वापस इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल दो, ठीक है। तो ये छोड़ना है आपके लिए, बस समझाने के लिए मैंने बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। लेट्स से इसको सॉल्व करके अंदाजे से अगर हमने लिखा और हमारा आंसर ना कुछ ऐसा आ गया, लेट्स से सपोज करो ज्योमेट्रिक मीन हमारा क्या आ गया, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू 87 आ गया। ये अज्यूम कर रहा हूँ मैं, एक्चुअल मैंने कैलकुलेट भी नहीं करा है ना, टाइम कंस्ट्रेंट, बस यहाँ रिवीजन चल रहा है अभी। तो अगर सपोज करो मैंने ऐसे लिखा 87 आ गया, तो अगर आपको डिप्रिसिएशन का रेट निकालना है तो आप क्या करोगे, 100 माइनस 87 कर दोगे, ठीक है। 13% डिप्रिसिएशन है, इस टाइप से। अच्छा भैया अगर ऐसा हो गया कुछ कि अगर ना चीजें बढ़ रही हैं, पॉपुलेशन का क्वेश्चन आ गया कि पहले साल 10% बढ़ गई, फिर 20% बढ़ गई, तो डिप्रिसिएशन में हमने 100 में से माइनस करा हुआ है। इन केस जब बढ़ रही होगी हम क्या करेंगे, उसमें 100 में ऐड कर करके इसको कैलकुलेट करेंगे, बस। इससे ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन में कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो फिर वही वापस से वही बात कि जी प्रॉपर्टीज बता दो फिर। तो प्रॉपर्टीज देखना बिल्कुल सिंपल सी है। प्रॉपर्टीज क्या क्या बोलता है, अगर बोलता है सारे के सारे ऑब्जर्वेशन आर आइडेंटिकल, अगर ऑल ऑब्जर्वेशन आर आइडेंटिकल, तो आपको पता चल गया होगा कि उसका ज्योमेट्रिक मीन भी कितना निकलेगा, वही सेम नंबर निकल जाएगा। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन भी कितना निकल जाएगा, इज इक्वल्स टू के, ठीक है। अगर आपसे बोलता है दूसरा कि ज्योमेट्रिक मीन जो है किसके इफेक्ट में काम करता है, केवल चेंज इन स्केल पे काम करता है, चेंज इन ओरिजिन पे इसका फर्क नहीं पता चलता, ठीक है, मेजर ही नहीं कर सकते हम उसको। तो क्या बोल रहा है, ज्योमेट्रिक मीन चेंजेस एज पर चेंज इन स्केल, ठीक है। कैसे कैसे होता है ये, एज पर चेंज इन स्केल। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, बोल रहे अगर कोई ऑब्जर्वेशन जीरो हो, इफ एनी ऑब्जर्वेशन इज जीरो, देन उसका ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन उसका कितना शो करेगा, आपको 0 शो करेगा, ठीक है, इस टाइप से। ये 3 बच्चों वाली प्रॉपर्टी है। अब आपसे बोलता है एक छोटा सा हम एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। सपोज करो हमारे पास ना 2 नंबर है, क्या है हमारे पास 2 नंबर दे रखे हैं हमें, ठीक है, फाइनल है ये, इसके बाद ये मीन तो खत्म हो जाएंगे हमारे पास। लेट्स से 2 नंबर कौन कौन से हमारे पास, ए एंड बी, अरे नहीं ए एंड बी नहीं, हमने ऐसे एग्जाम्पल के लिए ले लिया 9 एंड 6, 2 नंबर है मेरे पास। मैंने बोला आप ना इसका अरिथमेटिक मीन बताओ, 9 एंड 6 मत लो, ये 9 इंटू 4 ले लो, 9 एंड 4 ले लो इसको, ठीक है। मैंने क्या बोला, आप इसका अरिथमेटिक मीन निकाल के बताओ। तो आप अरिथमेटिक मीन कैसे निकालोगे, 9 और 4 का, 9 + 4 डिवाइड बाई 2, दैट इज कितना आ जाएगा आपके पास 6.5। अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो आपको तो क्या आ जाएगा आपके पास, ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा, आप दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करोगे और उसका रूट कर दोगे, दैट इज 6। ऐसे अगर आपको HM फाइंड आउट करना हो तो HM के लिए क्या करोगे, 2 डिवाइड बाई 1/x1 प्लस 1/x2, सिंप्लीफाई करके बताना कितना आएगा, 9 डिवाइड इज इक्वल्स टू कर लो, इसके बाद 4 डिवाइड इज इक्वल्स टू कर लो, जो भी निकल के आएगा उसका टोटल कर देना, डिवाइड इज इक्वल्स टू इंटू 2, ये आएगा आपका 5.53। इसको सिंप्लीफाई करके जब सॉल्व करोगे ना आप, तो एक सॉल्व करके कितना आएगा 5.54 लिख दो इसको। तो मुझे क्या देखने को मिला, मुझे एक ना रिजल्ट देखने को मिला, ये एमसीक्यू में बहुत आता है, इसको याद रख लेना। रिजल्ट क्या देखने को मिला, अगर आपके पास डेटा आइडेंटिकल है और आपको उसका एएम जीएम और एचएम तीनों फाइंड आउट कर रहे हो, तो आपको क्या दिख रहा है कि सबसे बड़ा क्या होता है, अरिथमेटिक मीन बड़ा होता है, ठीक है। किससे बड़ा होता है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन से, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन किससे बड़ा होता है, हार्मोनिक मीन से। तो एक तो ये चीज याद रखनी है, एएम जीएम और एचएम, ठीक है। दूसरी बात, अगर डेटा सेम सेम हो जाए तो वहां पर क्या हो जाता है, इन केस अगर डेटा सेम है, मतलब जैसे सपोज करो मैंने 2 नंबर 6 और 6 ले लिए थे, 2 नंबर सेम थे, तो उसका HM GM और तीनों चीज निकालेंगे ना वो सेम 6 ही आएगा,
तीनों की प्रॉपर्टी में ये चीज़ कॉमन है। तो अगर वैसा कुछ है, अगर क्वेश्चन बता नहीं रहा कि सारे के सारे डेटा जो है डिफरेंट है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे चूज करोगे, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला सिंबल यूज करोगे आप वहाँ पे। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी थी, मतलब पहला रिलेशनशिप था इनका। दूसरा रिलेशन क्या होता है इनका, दूसरा रिलेशन ये होता है जैसे हम HM निकालते हैं, तो HM निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दो नंबरों का, जैसे दो नंबर है मेरे पास A एंड B है, तो क्या हो जाएगा 1/A प्लस 1/B, ये हो जाएगा। अब HM ना, इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो इनका एलसीएम AB आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो B प्लस A, ये चीज ऊपर चली जाएगी, कितना हो जाएगा 2AB अपॉन में A प्लस B। इसको अगर मैं थोड़ा अच्छे से लिखूं तो कितना हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं AB अपॉन में A प्लस B डिवाइड बाई 2 लिख दो, जैसे AB ऊपर गया ऐसे 2 नीचे भी तो आ सकता है। क्लियर है, तो एक हमें फॉर्मूला मिल गया HM इजिकल्स टू AB। AB क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता था, रूट के अंदर AB। अब ये रूट हट जाएगा, मतलब ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आ जाएगा, A इंटू B के। तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ इसको, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, और नीचे वाले टर्म को आप देखो ना, वो अरिथमेटिक मीन गिवन है, तो इन तीनों के बीच का एक रिलेशनशिप भी निकल गया कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बराबर होता है हार्मोनिक मीन मल्टीप्लाई अरिथमेटिक मीन। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, इतना सही है। इसके बाद क्या होता है, कुछ और भी है क्या, बोलो कुछ और भी है, बस इतना ही है इसके अंदर। ठीक है, जो चीज है वो किसके अंदर है, वो आपके मीडियन के अंदर है। तो अगला टॉपिक है हमारा मीडियन। तो मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, क्या बन गया वो हमारे लिए मीडियन बन गया। ठीक है, सिंपल सी बात थी। तो इसकी सपोज करो अगर इंडिविजुअल सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज अगर आपके पास, तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमने लिखवाया हुआ, हमने क्या लिखवाया हुआ है, मीडियन इज इक्वल्स टू n+1/2th ऑब्जर्वेशन। मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2th ऑब्जर्वेशन। किसी के मन में ख्याल आ रहा है कि जी हमने तो दो फॉर्मूले पढ़े थे क्लास 11th में, एक तो ये होता है ऑड के केस में, दूसरा होता है एक वो वाला n+n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2th प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2, एक वो फॉर्मूला था। बट हम फाउंडेशन में हम बड़े हो गए, हमारे पास कैलकुलेटर अलाउड है, हम क्या करेंगे, हम एक ही फॉर्मूले से चीजें निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, कभी भी अपने को मीडियन निकालना है तो सबसे पहले लिखवाया था ना कि पहले सारे के सारे डेटा को किसमें अरेंज करो, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड देन ये वाला फॉर्मूला यूज करना है आपने। ठीक है, इसके अंदर जैसे बताया था, अगर सॉल्व करते हुए ऐसा आ जाए 3.5 आ रहा है, तो इसको बताया था ना कैसे ओपन करते थे, ये एग्जाम्पल है जस्ट, थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5, थर्ड से एक ज्यादा दैट इज फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला लिखवाया हुआ था। ठीक है, तो ये सिखा रखा है क्लास के अंदर, तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ये बिल्कुल बेसिक्स आप कॉपी उठा के देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। इंडिविजुअल के बाद क्या था हमारे पास, डिस्क्रीट सीरीज आ जाती है। डिस्क्रीट में क्या हो जाता है, डिस्क्रीट के अंदर आपको x गिवन रहता है और f गिवन रहता है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले x को जो है असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। क्या करते हैं हम, x को असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं, क्या करते हैं हम x के साथ इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। ठीक है, क्या होगा फिर इसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद, कुछ नहीं होगा, वो नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे हम चीजें, जैसे लेट्स से 2 3 4 5 6 7 था और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1 3 8 4 2 7। अपने को निकालना पड़ता है इसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना पड़ता है हमें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकलता है, 1 1 प्लस 3 करेंगे तो 4 4 प्लस 8 करोगे 12 12 प्लस 4 करोगे तो 16 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 18 और 7 कितना हो जाएगा 25। कोई दिक्कत इसके अंदर। अब आपसे क्या बोलता है अपने को मीडियन चाहिए, तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला इधर भी वही यूज रहता है, n+1/2th ऑब्जर्वेशन, मतलब 25 + 1/2th ऑब्जर्वेशन। अब ये कितना आ जाएगा, 13th ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। आपने क्या करना है, आपको CF वाली लाइन में जाना है, फटाफट ढूंढना है क्या 13 है क्या, 13 ये तो जस्ट उससे ज्यादा मिल जाए, 13 से जस्ट से ज्यादा कितना दिख गया मेरे को, 16 दिख गया यहाँ पर। तो 16 के ठीक सामने वाला जो x होता है वो हमारा मीडियन हो जाता है। तो सिनेरियो में हमारा मीडियन कितना हो गया, हमारे पास मीडियन इज इक्वल्स टू 5 आ गया। कोई दिक्कत इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल सा होता है। क्या करना है, सबसे पहले x को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, देन CF फाइंड आउट करना है, CF के बाद वो फॉर्मूले में पुट कर दो n+1/2th ऑब्जर्वेशन वाले में। ठीक है, अगर तुम्हें फास्ट लग रहा है तो वो इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने चीजें रिवाइज नहीं कर रखी। तो अपने आप को ना अगर कर रहे हो तो एक बार ये उसके लिए ये बेनिफिशियल है जिसने पहले पढ़ रखा है। दूसरी चीज, इसके बाद आपसे बोलता है कि ठीक है मीडियन तो निकल गया, एक सीरीज और भी तो होती है हमारे पास, कौन सी सीरीज होती है वहां पर, कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है,
तो कंटिन्यूअस सीरीज में तो और भी चीजें आसान हो जाती हैं। कंटिन्यूअस सीरीज में आपको क्या होता है, आपको डेटा दे देता है, वो खुद ही बता देता है, बोलता है आपके पास क्लास इंटरवल है। अच्छा, क्लास इंटरवल हमेशा ओवरलैपिंग होनी चाहिए, है ना, नॉन ओवरलैपिंग नहीं चलेगी। जैसे वो हो गया ना 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, इस वाला सिनेरियो हो जाए तो हम क्या करते हैं, पहले 0.5 इधर से माइनस करेंगे, इस तरफ को ऐड कर देंगे, इसको इंक्लूसिव बनाते हैं हम। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। जहां पर भी लोअर लिमिट का यूज होता है मीडियन और मोड में, वहां पर इसका काम आता है। ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसने 8 4 12 15 7 वापस 8। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। आपने क्या करना है, आपने CF फाइंड आउट करना है। CF कैसे निकलेगा, तो वापस अभी तो सिखा के आए ना हम लोग, इधर पहले 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 12 और 12 कितना हो जाएगा 24, 24 और 15 कितना हो जाएगा 39, 39 और 7 कितना आ जाएगा 46, 46 और 8 कितना हो जाएगा 54। ये क्या निकल गया मेरा, CF आ गया। जो 54 निकला ना, वो इसके सिग्मा एफ या एन एक ही बात होती है, वो एक ही बराबर आएगा, कितना हो गया वो 54 हो गया। ठीक है, अब आपसे बोलता है, अब मीडियन निकालने के लिए ना हमें सबसे पहले निकालना पड़ता है n/2th ऑब्जर्वेशन। तो कितना आ जाएगा 54 डिवाइड बाई 2, दैट इज 27। अब आप CF में जाओगे फटाफट और CF में चेक करोगे, या तो आपको 27 मिल जाए या उससे जस्ट ज्यादा मिल जाए। तो उससे जस्ट ज्यादा मिल गया मेरे को, कितना दिख रहा है वहां पे 39 दिख गया मेरे को। इसको मैंने ऐसे मार्क कर दिया, ये क्या हो गया मेरे लिए, मीडियन क्लास हो गई है। क्या हो गई मेरे लिए, मीडियन क्लास हो गई। ठीक है मेरे भाई, अब क्या करेंगे, मीडियन क्लास मिल गई तो सारा का सारा खेल शुरू हो गया यहाँ पर। तो मीडियन क्लास मिल गई मेरे को, कितनी है 30 से लेकर 40 तक। तो ये जो आगे लिखा हुआ टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं। तो L की वैल्यू मिल गई मेरे को 30। ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया मेरे लिए, जो बीच का डिफरेंस है वो क्या हो गया मेरे लिए, हाइट। हाइट को H से या C से नोट कर लो, 10 आ गया वो। इसके बाद आपसे बोलता है कि ना इसके जस्ट जो ऊपर वाला होता है, मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको हम C से डिनोट कर देते हैं। तो C की वैल्यू कितनी मिल गया हमें 24। बाकी n/2 अभी आपने निकाला ही, ऊपर 27 है। मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस C अपॉन में F इंटू में H। बच्चों वाला फॉर्मूला बिल्कुल, है ना, ये बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग अपने जीवन काल में, तुम लोग भी पढ़ चुके हो। फ्रीक्वेंसी कितनी थी, अरे फ्रीक्वेंसी भी तो बताने का था ना, 15 थी उस क्लास में। तो इधर 15 इंटू में 10, सॉल्व करना कितना आ जाएगा 30 प्लस, अरे ये किसने लिख दिया इतना ज्यादा, 24 है ये। ठीक है, कितना आ जाएगा 3 अपॉन में 15 इंटू 10, काट दो 5 2 10, 5 3 जा 15, 3 से 3 कट जाएगा, 30 प्लस 2 कितना आ जाएगा 32। ऐसे हमारा क्या निकल जाता है, मीडियन निकल जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड। अच्छा, जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है ना, वो सेम ही प्रॉपर्टी है कि अगर सारे के सारे नंबर आइडेंटिकल हो तो उसका मीडियन क्या होगा, वो सेम नंबर ही होना है। ये भी चेंज होता है एज पर चेंज इन ओरिजिन और चेंज एज पर स्केल। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम, ये याद रखना है। ठीक है, तीसरी लाइन जो याद रखना, प्रॉपर्टीज है बुक के अंदर हाईलाइटेड करके लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इसके बाद चैप्टर का, वो है हमारा मोड। अच्छा, मीडियन किस लिए यूज करते हैं, ये तो पूछा नहीं तुमने, पूछ लेना चाहिए था ना। मीडियन यूज करते हैं हम इन केस ऑफ पोजिशनल एवरेज। मीडियन किस में यूज करते हैं हम, इन केस ऑफ पोजिशनल एवरेज। वहां पर हम जैसे हमें किसी चीज का पोजिशनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए सिनेरियो हम क्या करते हैं, मीडियन फाइंड आउट करते हैं। लास्ट का टॉपिक है हमारा मोड। मोड कैसे निकलता है, मोड हम यूज करते हैं इन केस टू नो ट्रेंड। ट्रेंड को अगर हमें कभी भी जानना हो तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, मोडलेस यूज करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कोई चीज हमें पता चले कि ये चीज फैशन में है, ट्रेंड में है, तो आप कैसे पता लगाते हो उसको, अगर लोग ज्यादा चीज वही यूज कर रहे हैं तो आप समझ जाते हो कि अच्छा लोगों के पास ये वाली चीज है, इसका मतलब इस चीज का ट्रेंड चल रहा है, ये चीज फैशन में है। तो वो किससे पता चलता है, आप काउंटिंग से पता करते हो। तो किससे मिलता है वो हमें, मोड से पता चलता है। यानी ऐसा डेटा हो जब आपको ट्रेंड जानना हो तो आप बेसिकली क्या यूज कर रहे होते हैं, मोड यूज कर रहे होते हो। तो मोड तो पता ही है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ वही क्या हो गया आपके लिए, मोड हो गया। कोई दिक्कत इसके अंदर, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज में देखना, ऐसा इजीली लिख देता हूँ, अगर इंडिविजुअल सीरीज है जो सबसे ज्यादा बार आया वही आपके लिए क्या बन गया, मोड बन गया। जैसे 1 2 3 4 4 4 4 3
फिर 4 4 2 1 ऐसे लिखा हुआ है। तो हाईएस्ट क्या दिख रहा है मेरे को, 4 बार बार आया हुआ दिख रहा है, तो 4 क्या हो गया मेरे लिए, मॉडुलस हो गया, जेड हो गया। जेड कितना हो गया, 4। अगर ऐसे डिस्क्रीट सीरीज है, क्या है ये, डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में तो आपको एक्स और एफ गिवन होता है। तो जैसे अगर 3 है वो 5 टाइम्स आया हुआ है, 4 7 टाइम्स आया हुआ है, 8 2 टाइम्स आया हुआ है, 9 जो 11 टाइम्स आया हुआ है, और 12 3 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, ऐसा डेटा गिवन है आपने, और बोलते हैं आपसे इसका मोड बताओ। तो मोड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ हाईएस्ट रिपीटेशन ऑफ एन फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 11 टाइम्स है। कौन सा टर्म आया हुआ है 11 टाइम्स, 9 रिपीट हुआ है, तो इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा आपके सिनेरियो में, मॉडुलस इज इक्वल्स टू 9। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज में हमने पढ़ा था मोड निकालने के लिए, यहाँ पर फॉर्मूला होता है मॉडुलस इज इक्वल्स टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस का f2। मॉडुलस का सवाल नहीं दिखाएंगे हम करके, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है, वो सबको आता है। ठीक है, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। एक रिलेशनशिप होती है हमारे मीन मीडियन मोड के अंदर। क्या रिलेशनशिप होती है, अरे बता दो, कह दो ना, क्या होती है, मॉडुलस इज इक्वल्स टू, मतलब z इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, बस इतना। इसकी प्रॉपर्टी भी सेम वही है कि अगर ऑब्जर्वेशन आइडेंटिकल हो तो उसका मोड सेम नंबर निकल जाएगा। ये भी चेंज होता है एज पर चेंज इन ओरिजिन और एज पर चेंज इन स्केल। कोई दिक्कत, इतना सही है। तो मतलब मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारा ऑलमोस्ट इतना ही है जितना भी हमने पढ़ा। बट हम क्या करते हैं, एक बार जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज है ना इस चैप्टर की, उनको एक साथ लिखते हैं और इसके बाद चैप्टर को रैप अप करते हैं। अच्छा, एग्जाम प्रॉपर्टी बेस्ड ही आता है, ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा अपने को। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाएंगे, इसके बाद लिखवाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, क्या बोलता है आपसे, आपसे बोल रहा है कि ना आपके पास एक तरफ मैं लिख देता हूँ पर्टिकुलर, इधर बहुत दिन बाद सीधी सीधी लाइन खींच रही है मेरे से। इसके बाद क्या है, पहला टॉपिक है मीन, दूसरा मीडियन, एम ई स्टैंड फॉर मीडियन, फिर इसके बाद मोड, मोड स्टैंड फॉर जेड। ठीक है, नोटेशन से डाल रहा हूँ मैं। इसके बाद एच एम, और इसके बाद जीएम। ये 5 टॉपिक अब तक अपने कवर करा इस वाले चैप्टर में ना, तो अपन इन 5 के बारे में भी लिखते हैं। पहला प्रॉपर्टी देखो, बार बार कॉमन प्रॉपर्टी आ रहा था ना, कि क्या था भैया, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर आइडेंटिकल, ऑल ऑब्जर्वेशन आर आइडेंटिकल। इसको पूरा पूरा लिख लेना, ठीक है, राइटिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। अभी तुम्हें क्या करने का, बस जो जो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ उसको लिखते चले जाओ। बोला इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर आइडेंटिकल, तो एक बार बताओ, अगर मैंने बोला था ना, अगर वो सारे के सारे ऑब्जर्वेशन से के है, के स्टैंड फॉर कोई भी नंबर हो सकता है, 5 5 5 7 7 7, अगर ऐसे कोई नंबर सारे के सारे हैं, और आपसे बोलता है कि बताओ जी उसका मीन क्या होगा, तो उसका मीन क्या हो जाएगा, उसका मीन वही सेम नंबर रहेगा। ठीक है, मीडियन भी क्या रहेगा, वो सेम नंबर रहेगा, मोड भी सेम रहेगा, एचएम भी सेम रहेगा, और ज्योमेट्रिक मीन भी सेम रहेगा। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी थी चेंज इन स्केल। क्या प्रॉपर्टी थी, चेंज इन स्केल। स्केल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो चेंज इन स्केल का सिनेरियो क्या होता है, चेंज इन स्केल अरिथमेटिक मीन में भी होता है, मीडियन में भी होता है, मोड में भी होता है, एचएम में भी होता है, ज्योमेट्रिक मीन में भी होता है। थर्ड प्रॉपर्टी थी अपने पास चेंज इन ओरिजिन। चेंज इन ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस। तो चेंज इन ओरिजिन का इफेक्ट किस में आता है, मीन में आता है, मीडियन में आता है, मोड में आता है। बट एचएम और जीएम में इसका फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो पुराना ही आंसर आ जाता है, इसको हम कांट डिटरमाइन, इसको ना हम बता ही नहीं सकते कि ये कितना होगा, तो ये कांट डिटरमाइन है। क्रॉस का मतलब ये नहीं है कि निकल नहीं सकता, वो कांट डिटरमाइन है, हम उसको पता नहीं लगा सकते कि डेटा में ऐड करने से कितना चेंज आएगा उसके अंदर। एंड द फोर्थ वन, इफ एनी ऑब्जर्वेशन इज जीरो, अगर कोई ऑब्जर्वेशन जीरो है, ठीक है, जीरो वाले सिनेरियो में क्या होगा, एएम कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जो आपके बाकी के दो बच गए, एचएम और जीएम, तो एचएम कैलकुलेट नहीं कर सकते, एचएम कैलकुलेट नहीं हो सकता, जीएम के लिए वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी है हमारे पास जिसका एक कंबाइंड टेबल है, तो इसको आपको याद रखना है। पेपर में क्वेश्चन वो इक्वेशन वाले आते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5A और 5B, जो आपकी 2 यूनिट है ना, तो उसके हिसाब से मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले थे। एक तो 5A के अंदर ना क्वेश्चन नंबर 14 होगा, वो हमें करना है,
और 5B के अंदर किसी के मन में ख्याल आ रहा है कि यार थियरी करनी है, हाँ जो भी 15-20 क्वेश्चन है उसको एक बार टिक करके रीड करना है, याद करने मत बेटा, रीड करना है, ठीक है। तो क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, और एक हार्मोनिक मीन के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 एंड देन 15। ये 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको मस्ट ट्राई करने ही चाहिए, ठीक है, कंसेप्चुअली रिवाइज करने के लिए अपने आप को। अगर ये आपसे हो रहे हैं तो चीजें ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है आपने अटेम्प्ट करते हैं, ये मीजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी अपने लिए खत्म हो गया, इसको रैप अप कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मिलते हैं अगले उसमें पार्ट में।